भागवत संकल्प अखंड भारत। हरिद्वार में संघ प्रमुख ने प्रण ले लिया। आप दोष न लेवे करता जमकर मुगल चढ़ाया। तो सबक सिखाने के लिए स्वयं पर दोष भगवान लेते नहीं, तो मुगलों को निमित्त बनाए यहाँ तबाही। 15 साल में बन जाएगा अखंड भारत। गीता में भगवान ने ये नहीं कहा, अर्जुन ने जब कहा नहीं लड़ता हूं, भगवान ने कहा ठीक है तू नहीं लड़ता तो क्या, मैंने सब पहले रच के रखा है, अब मैं ही कर देता हूं पूरा। भगवान कर सकते थे, उन्होंने वैसा नहीं किया। रणांगण के बीच में 18 अध्याय गीता बताई अर्जुन को, उसको तैयार किया, उससे करवाया। जो रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या संघ प्रमुख ने बड़ी लकीर खींच दी? भागवत ने जो कहा, क्या अब वो हो जाएगा? मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा। अखंड भारत का सपना साकार हो पाएगा। जमकर मुगल चढ़ाया। तो धाकड़ एक्सक्लूसिव में सबसे पहले दिन की सबसे धमाकेदार खबर अखंड भारत से जुड़ी है। अखंड भारत जिस पर संघ प्रमुख आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने अब बड़ी लकीर खींच दी। उन्होंने अखंड भारत पर बड़ा बयान दिया और कहा कि यह बस 15 साल के भीतर भारत अखंड भारत बन जाएगा। रिपोर्ट देखिए जरा। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत बुधवार को हरिद्वार में थे। भागवत यहां कनखल में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वो संतों के बीच मौजूद थे और संतों के बीच से उन्होंने अखंड भारत पर बहुत बड़ा बयान दे दिया। कह दिया कि 10 से 15 साल के अंदर भारत अखंड भारत बन जाएगा। ज्योतिष के अनुसार 20-25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा, लेकिन सब मिलकर कार्य की गति बढ़ाएंगे तो 10 से 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। मोहन भागवत ने हरिद्वार में अखंड भारत पर सिर्फ इतना भर नहीं कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत उठेगा तो धर्म के माध्यम से ही उठेगा और जो इस संकल्प के रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। भारत उठेगा तो धर्म के माध्यम से उठेगा। धर्म का प्रयोजन ही भारत का प्रयोजन है। धर्म के उत्थान के लिए प्रयास होगा तो भारत का उत्थान होगा। इसे रोकने वाले हट जाएंगे, मिट जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से यही लगा कि उन्होंने अखंड भारत की डेडलाइन दे दी और ऐसा क्यों होगा इसकी वजह भी बता दी। कह दिया कि हिंदू अब जाग चुका है। सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। सनातन धर्म का विरोध करने वालों का भी अखंड भारत में सहयोग सनातन धर्म का विरोध न होता तो हिंदू कभी नहीं जागता। मोहन भागवत ने कहा कि भारत अहिंसा पर चलने वाला देश है, लेकिन जरूरत पड़ी तो शक्ति दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। अखंड भारत का ये सपना पूरा होते बहुत जल्द ये दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। ये सब हम अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे। हम अहिंसा की बात कहेंगे, लेकिन ये बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष, शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को मानती है, तो हम क्या करें? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत को लेकर जो बयान दिया है, ऐसा बयान कभी भारत सरकार ने नहीं दिया। हाँ, अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जरूर कहा था कि पीओके के लिए जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य
इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अखंड भारत का एजेंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए हमेशा से सर्वोपरि रहा है। इस बार संघ के सबसे बड़े कद के व्यक्ति मोहन भागवत ने इस पर बड़ा बयान दिया है। इसीलिए सवाल उठा है कि अखंड भारत का ये सपना क्या वाकई 15 साल में साकार हो पाएगा? क्या 2037 तक भारत फिर से जम्बू द्वीपे भरत खंडे बन पाएगा? ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी जैसे राजनीतिक विरोधियों ने तंज कसते हुए उठाया। इस तरह से बात करने से उनको ये समझना चाहिए कि अखंड भारत का मतलब पूरा अफगानिस्तान, पूरा श्रीलंका, पूरा बांग्लादेश, फिर आपका जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है जो चीन के पास है। मैं मोहन भागवत साहब को ये बोलना चाहूंगा कि अखंड भारत की ये बातें मत करो। जो इलाके में चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, उसकी बात करो आप। भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर राजनीतिक मैदान से सियासी तलवार शिवसेना ने भी खींच ली और सबसे पहले पीओके और फिर पाकिस्तान लेने की चुनौती दे दी। तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए। असल में ऐसे सियासी चैलेंज के पीछे की वजह भी बड़ी है, जिसे समझने के लिए सबसे पहले अखंड भारत को समझना होगा। अखंड भारत मतलब वो हिस्सा जो केवल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हिस्सा जो कभी जम्बू द्वीपे भरत खंडे का अभिनंग था। मतलब सन 1876 से पहले तक का भाग, जब भारत की सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार और श्रीलंका तक लगती थी। तब का नक्शा कुछ इस तरह से था, जिसे आज की तारीख में भागवत की कल्पना वाला भारत कहा जा रहा है। और इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या ये देश भारत में कभी समाहित हो पाएंगे? क्या भारत के लिए ये राह इतनी आसान होगी, या अखंड भारत का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा और अखंड भारत का संकल्प सिर्फ बयानों में महसूस होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दरअसल आज के समय अखंड भारत की बातें बीमारी लगती हैं, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह भारत में शामिल हो पाएंगे ऐसा मुमकिन दिखता नहीं। हाँ, पीओके वापस पाने के लिए भारत आगे बढ़ सकता है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को मोदी सरकार भी दृढ़ संकल्प हमेशा दिखाती रही। लेकिन सवाल ये कि कैसे? क्या सैन्य तरीके से पीओके भारत में आएगा या फिर कोई और कूटनीतिक रास्ता होगा जिससे पीओके भारत का हिस्सा वापस हो जाएगा? संभावनाएं कैसी बन सकती हैं, इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट जरा आप देखिए। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का अंत किया था। उसी दौरान संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर ये बड़ा बयान दिया था। तब पीओके को लेकर देश में माहौल खूब गरमाया था। देश की जनता को ये लगने लगा था कि मोदी सरकार ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा किया, वैसे ही एक कड़ा और बड़ा फैसला पीओके को लेकर होगा। इसकी उम्मीद इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि तब गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं, बल्कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया था कि अब बात होगी तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी, वरना कोई बात नहीं होगी। आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। हालांकि इसके बाद से ये मामला ठंडे बस्ते में जाता गया, लेकिन अब चूंकि अखंड भारत पर संघ प्रमुख की ओर से ही बड़ा बयान आ चुका है और उसमें भी सबसे पहला चैलेंज पीओके को लेकर ही है, तो सवाल फिर उठे हैं।
कि क्या भारत पीओके को पाकिस्तान से वापस ले पाएगा और अगर ऐसा मुमकिन है तो इसके लिए भारत किस प्लान पर आगे बढ़ेगा। तो हमने सबसे पहले रक्षा विशेषज्ञ संजय सोई से इस बारे में पहला सवाल पूछा। सवाल था, क्या सैन्य तरीके से पीओके हासिल किया जा सकता है? क्या ऐसा कर पाना भारत के लिए संभव है? तो सुनिए उनका जवाब क्या था। मेरा ये मानना है कि ये भारतीय सेना के कैपेबिलिटी में है। हम लोग सक्षम हैं कि पीओके के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करें और जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और इतने सालों से पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको आजादी दिलाएं, उसको भारत में मिलाएं। हमने रक्षा विशेषज्ञ संजय सोई से इसके बाद अगला सवाल ये भी पूछा कि पीओके वापस पाने के लिए भारत का डिफेंस प्लान क्या हो सकता है? क्या अभी ऐसा कोई ब्लूप्रिंट है जिस पर भारतीय सेना आगे बढ़कर पीओके को पाकिस्तान से हासिल कर सकती है? तो उन्होंने इस सवाल पर क्या कहा, आपको जानना चाहिए। सैनिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी सेना हमला करते या हम कैप्चर का प्लान बनाते हैं तो उस समय में समय और जगह हमारी होती है, प्लान हमारा होता है और वो प्लान ऐसा होता है कि दुश्मन को खबर तक नहीं होनी चाहिए कि क्या प्लान है, तभी वो प्लान सक्सेसफुल होता है। और मैं इस चीज में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि जो भी प्लान बनाया जाएगा, जो भी चीज सोची जाएगी, उसके बारे में दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी और ऐसा हमने अभी दिखाया भी है। सन 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। 1948 में पाकिस्तान ने धोखे से पीओके पर कब्जा कर लिया था। तब से लेकर आज तक पीओके के लोगों को शांति महसूस नहीं हुई। वहाँ से पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आज भी जब तब आती रहती हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि आज की तारीख में भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तो पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति से लैस है। और ऐसे में पीओके को लेकर भारत अगर कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो उसके बाद विध्वंसक युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में पीओके वापस पाने के लिए भारत के पास क्या कोई कूटनीतिक रास्ता है? ये सवाल हमने विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव से पूछा। जान दे देंगे इसके लिए। पीओके को लेकर कयास अपनी जगह है, लेकिन मोदी सरकार में कई फैसले ऐसे हुए हैं जो नामुमकिन थे। और जहां तक बात पीओके की है तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब बात करौली दंगे की, जहां दंगा पीड़ितों को न्याय की लड़ाई पीछे छूट चुकी है, जबकि सियासी लड़ाई जमकर हो रही है। और इस सियासी अखाड़े में दो प्रमुख किरदार हैं। पहला है बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और दूसरे किरदार हैं खुद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, जिन्होंने आज तेजस्वी सूर्या पर जमकर पलटवार किया है। ये राजस्थान के करौली में हुए दंगे के बाद की सियासी जोर आजमाइश थी, जिसकी कमान संभाली थी बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने। और उनके दल बल को करौली में न्याय की मांग करने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रखी थी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पुलिस ने। ये ताकत ऐसी लगाई गई कि तेजस्वी सूर्या को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया, जिस पर तेजस्वी सूर्या ने बाद में टाइम्स नाउ नव भारत से खास बात की और गहलोत सरकार पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदुओं के त्योहारों में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा दिया। पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जुलूस निकालने के लिए, प्रोसेशंस निकालने के लिए खूब परमिशन मिलता है। कोटा में हो, बीकानेर में हो, सीकर में हो। युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोसेशन जाने के लिए, न्याय का मांग करने के लिए ये रोका जाता है। जब हिंदुओं का त्योहार आता है तब 144 सेक्शन लागू हो जाता है, पर जब रमजान के समय होते हैं ये सरकार लिखित आदेश के जारी करके
मुस्लिम आबादी जगह पे पावर कट नहीं करने के लिए आदेश करते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर दिए गए तेजस्वी सूर्या के इसी इंटरव्यू के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाल पीले हो गए और उन्होंने तेजस्वी सूर्या पर समाज में सांप्रदायिक आग लगाने का आरोप मढ़ दिया। आप बताइए कि करौली के अंदर जो कुछ भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट घटना थी, उसकी हम सबने निंदा करी और उस वक्त ही मैंने कहा ये लोग आग लगाने का काम करते हैं, आपको याद होगा। और उसके बाद में लगातार इन्होंने एक इश्यू पकड़ रखा था करौली का। हमने तो करौली से जैसी घटना हुई मैंने 2 दिन तक राजस्थान भर के एसपी की मीटिंग ली। संविधान के अंतर्गत तेजस्वी सूर्या ने टाइम्स नाउ नवभारत को इंटरव्यू देते वक्त ये भी आरोप लगाया था कि करौली में दंगा प्रायोजित था, दंगा करने वालों को सरकारी संरक्षण हासिल था, इसीलिए आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है और पीएफआई जैसे कट्टर संगठन से भी गहलोत सरकार के सांठगांठ है। हिंसा होने से 3-4 दिन पहले ही पीएफआई ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने वार्न किया था। इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने कुछ स्टेप्स नहीं लिया इसको प्रिवेंट करने के लिए। प्रशासन को पुलिस को वार्न कर सकते थे, अलर्ट पे रख सकते थे और जिनके एडमिशन है, पुलिस के जो एडमिशन है, खुद के एडमिशन, उसके हिसाब से भी ये जो हिंसा हुआ इसका प्रिवेंशन वो कर सकते थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तेजस्वी सूर्या पर इसके बाद पलटवार किया और आरोप लगाया कि जहां जहां चुनाव होते हैं बीजेपी इस तरह के हथकंडे आजमाने लगती है। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग। इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा, प्रदेशवासी नहीं समझे तो भुगतना एक दिन सबको पड़ेगा, मेरा मानना। अशोक गहलोत ने इसी बहाने खुद को क्लीन चिट दी और अपनी सरकार को राज्य में शांति व्यवस्था कायम कराने वाली सरकार कहा, तो लगे हाथ बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल दागे। यूपी और एमपी की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी, बुलडोजर चढ़ाकर नहीं। तेजस्वी सूर्या और गहलोत के बीच सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन यहाँ गहलोत सरकार से टाइम्स नाउ नवभारत के कुछ जरूरी सवाल। करौली दंगे के आरोपी मतलूब को पकड़ने में पुलिस अब तक नाकाम क्यों है, जबकि टाइम्स नाउ नवभारत के पास वीडियो सबूत है कि करौली दंगे के वक्त सड़क पर मतलूब भी नजर आया था और पुलिस खुद उसे आरोपी मान रही है। दंगे के मास्टरमाइंड मतलूब को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया और सियासी प्रदर्शन पर जोर दिखाकर क्या हासिल हुआ। गहलोत सरकार से सवाल ये भी पूछना चाहिए कि करौली दंगे के पीड़ितों को न्याय मिलेगा, क्या ये भरोसा सिर्फ सरकारी बयानों तक ही सीमित रहेगा या जमीन पर भी गहलोत सरकार कुछ करके दिखाएगी। और सवाल ये भी कि रामनवमी पर धारा 144 लगाना और रमजान में बिजली फुल देने का सरकारी आदेश भी जायज कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बात करते हैं अजान की और बात करते हैं हनुमान चालीसा की। महाराष्ट्र में अजान की लाउड आवाज के विरोध की चिंगारियां उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। यहां काशी से लेकर के और अलीगढ़ तक लाउड स्पीकर्स पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है, जो लगातार विवाद का सबब बनता जा रहा है। लेकिन लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ना विवाद का सबब क्यों बना, अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये काशी, जहां बाबा विश्वनाथ है, जहां गंगा मैया है, जहां काल भैरव है, जहां संकट मोचन का पावन मंदिर है और जहां ज्ञानवापी मस्जिद है। लेकिन यहां इन दिनों अजान बनाम हनुमान चालीसा का संग्राम शुरू हो गया है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे से उठी चिंगारी अब देश के अलग अलग हिस्सों में शोला बनकर भड़क रही है। धर्मनगरी वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शख्स ने अपने मकान पर लाउड स्पीकर टांगा है और उसके जरिए पांचों प्रहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये इलाका साकेत नगर का है। संकट मोचन से महज 50 मीटर की दूरी पर ये इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाउड स्पीकर, 2 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और इन्हीं लाउड स्पीकर के जरिए पांचों प्रहर जो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है।
जो काशी संसार की सबसे पौराणिक नगरियों में शुमार है, जो नगरी प्राचीन सभ्यता से भी पुरानी है, वहां घर घर पढ़ी और सुनी जाने वाली हनुमान चालीसा पर जंग क्यों छिड़ी है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हनुमान चालीसा की इस मधुर तान को सुनिए, जो सनातन आस्था में यकीन रखने वालों के लिए पॉजिटिव एनर्जी की सबसे बड़ी केमिस्ट्री मानी जाती है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। काशी में जिस घर की छत पर लाउडस्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा का संगीत बज रहा है, वो घर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अगुआ सुधीर सिंह का है। अचानक उनके दिमाग में स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने का आइडिया क्यों आया, या उनका मकसद कुछ और है, आप उन्हीं से सुनिए। अजान का कोई विरोध नहीं है। हम लोग के यहाँ परंपरा थी, पहले भी मंदिरों में हम लोग छोटे छोटे थे, यहाँ मानस मंदिर पर जो है सुबह सुबह वैदिक पाठ होता था, सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा होती थी, हम लोग की सुबह उसी से होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, मंदिरों से स्पीकर उतर गए, लेकिन इनके मस्जिदों पे जहां 2 स्पीकर थे अब 10-10 स्पीकर लगे हुए हैं और इतनी तेज आवाज में अजान बजाते हैं कि सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है। इन्हें एतराज इस बात को लेकर है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नजरअंदाज किया गया। ऐसे में एक्शन के रिएक्शन के तौर पर अब काशी में भी बड़े पैमाने पर लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के मुताबिक अब वाराणसी के हर मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे। फिलहाल ऐसे 101 मंदिरों को चुना गया है जहां स्पीकर लगाया जाएगा। इसके लिए वाराणसी के कारोबारियों से मंदिरों को गोद लेने की अपील की गई है, ताकि पुरानी परंपरा के अनुसार फिर से हनुमान चालीसा और शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ शुरू किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अजान के जवाब में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है? इस सवाल के जवाब में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के लोग न तो इनकार कर रहे हैं, न ही इकरार। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमको उनकी अजान से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये है कि उनकी अजान भी होते रहे और हमारा जो वैदिक पाठ होता है, जो हमारी पूजा पाठ है, वो भी चलती रहे। उनकी अजान रहे, धीरे रहे, जिससे हमें डिस्टर्ब न हो। क्योंकि हम लोग ने जब कल यहाँ बजाया लाउड स्पीकर तो उनको तकलीफ हुई और आज उन लोगों ने अजान अपनी धीरे कर दी। तो हम भी यही चाहते हैं कि उनकी भी अजान वैसे ही होती रहे और हमारा अपना पाठ भी चलता रहे, हनुमान चालीसा भी चलती रहे। हम भी धीरे बजावें, वो भी धीरे बजावें, उनका भी धर्म जो है चलता रहे और हमारा भी धर्म साथ साथ चलता रहे। काशी में घर घर और मंदिर मंदिर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर इस मुहिम से जुड़े लोगों का क्या कहना है, उसे सुनना भी जरूरी है। गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है, हिंदू से हमेशा से चारा बनता चला है। बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब उनके अजान पे हमें आपत्ति नहीं है तो हमारे हनुमान चालीसा। मैं कॉलोनी वासियों की बात कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप 5 टाइम अगर बजाएंगे तो उन्हें कोई आपत्ति। ये तो लोग घर घर में भी सुनते हैं, घर घर में भी बोलते हैं, इसके लिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सारे लोग इस चीज से इतने खुश है, इतने खुश है, इतने खुश है कि चारों तरफ से लोग खुश हैं कि बहुत अच्छा काम माननीय श्रद्धेय सुधीर सिंह जी ने किया है, हम लोग के मार्गदर्शक बड़े भैया ने। अब आपको काशी से करीब 650 किलोमीटर दूर अलीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने शहर के चौक चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा और दूसरे धार्मिक संगीत बजाने की मांग की। इसके लिए बाकायदा प्रशासन को चिट्ठी दी गई, 21 चौराहों की लिस्ट सौंपी गई। प्रशासन को यह भी देखना होगा कि ऐसे शहर में कितने स्थान हैं, कितनी जगह हैं जिन पर लाउड स्पीकर सुबह बजता है, 4 बजे बजता है, शाम को बजता है, दोपहर में बजता है। ऐसे कितने स्थान हैं जिन पर ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन हो रहा है। अगर उनका उल्लंघन हो रहा है, अगर प्रशासन उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम भी उस उल्लंघन को करने के लिए तैयार हैं। एबीवीपी की अपील पर शहर के एडीएम ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। एडीएम साहब का कहना है कि इस मुद्दे पर पहले वो सीनियर अफसरों से बात करेंगे, फिर कोई डिसीजन लेंगे। इसमें कुछ युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है इस शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है, इसमें हम लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा। फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान हो गया हम लोग कराएंगे। असम के हिंदुवादी नेता सत्यरंजन बोरा तो लाउड स्पीकर विवाद की आग को नई हवा देने में जुटे हैं। का हम ध्यान करते हैं, कोई बीमारी होगा, मानसिक रोगी होगा, कोई भी होगा, कोई बच्चे पढ़ रहा होगा, कोई बच्चे प्रेग्नेंट से होगे, कोई माँ, तो उसके ऊपर क्या ये असर पड़ेगा? तो everyone has to think of it. It is not a part of their Islamic religion. It is Islamic religion के component नहीं है।
हालिया दिनों में लाउड स्पीकर से आजान पर बवाल की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, जहां एमएनएस चीफ राज ठाकरे इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। हिंदू नववर्ष के मौके पर राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर सवाल उठाए, इस पर रोक लगाने की मांग की थी। ऐसा नहीं करने पर मंदिरों से भी तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी दे दी। रामनवमी के दिन एमएनएस ने शिवसेना ऑफिस के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाना शुरू भी कर दिया, तो पुलिस ने इस पर फौरन रोक लगा दी। एमएनएस नेता को हिरासत में ले लिया गया। ध्वनि प्रदूषण पर कंट्रोल की बात मुनासिब है, लेकिन सवाल नेताओं की मंशा पर है। क्या वो वाकई साउंड पोल्यूशन को लेकर चिंतित है या फिर इसके पीछे का एजेंडा कुछ और है, समझना ये भी जरूरी है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो विवाद जब उपजा तो बहुत दूर तक चला और इसकी जो दस्तक है वो महाराष्ट्र तक पहुंची। महाराष्ट्र तक कैसे पहुंची आपको बताएंगे। उससे पहले लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा वर्सेस अजान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा। बहुत बहुत स्वागत नवनीत जी आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरे विवाद के बीच जबकि लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर विरोध हो रहा है, लाउड स्पीकर पर बाकी चीजों को लेकर विरोध हो रहा है, कोर्ट ने डेसिबल तय कर दिए, ऐसे में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा चैंट करने के पीछे वजह हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए वजह शायद मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने की कोई वजह कोई भी इस देश में भारतीय नागरिक इसकी वजह नहीं दे सकता, पर यह हमारी आस्था जरूर है कि हनुमान चालीसा ये आज नहीं, या संकट मोचन हनुमान जी ये आज से हमारे देश में नहीं, या इसके साथ आस्था आज नहीं जुड़ी है। तो मुझे लगता है इसकी कोई भी वजह नहीं है। ये पिछले 11 वर्षों से मैं मेरे क्षेत्र में अमरावती के एरिया में रविनगर में हम पिछले 11 वर्षों से वहां पे हनुमान चालीसा करते हैं, ना ही सार्वजनिक जगहों पे, हम अपने घर में भी और बाहर भी करते हैं। लेकिन मैम मुझे ये बताइए कि ऐसे वक्त में जबकि लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर के कई तरह के प्रतिबंधों की बात हो रही है, लोग लगातार मांग कर रहे हैं, ऐसे में ये सामूहिक रूप से आस्था का प्रचार करना क्या वजह राजनीतिक है? मैं आपको यही बता सकती हूँ कि हनुमान चालीसा हम मैक्सिमम हमारे इस देश में रहने वाला व्यक्ति हनुमान चालीसा करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, संकट मोचन करते हैं। जब भी हम तकलीफ में आते, संकट में आते हैं, तो संकट मोचन को जरूर याद किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। और जो राजकीय नेता हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जी, वो आज जाके मुझे नवनीत आप ये बताइए कि क्या जो लाउड स्पीकर पर बैन की बात हो रही है मस्जिदों में खास तौर पर, क्या उससे आप सहमत हैं, असहमत हैं, आपका स्टैंड क्या है? मेरा कदम आज नहीं शुरू हुआ है। मेरे धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए मेरा धर्म मुझे यही सिखाता है कि हमारी पिछली पीढ़ी भी इसका प्रचार प्रसार करती थी, आज हम भी करेंगे और आने वाली पीढ़ी भी ये प्रचार प्रसार करना चाहिए। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से कर रही हूँ। रही बात पॉलिटिक्स की, रही बात भोंगों की, कि कहां से निकलना चाहिए, कहां से उतरना चाहिए, उसके ऊपर कुछ ना बोलते हुए ये जरूर है कि हनुमान जी के मंदिर में जब हनुमान चालीसा होता है और राम मंदिर में जब कोई भी पाठ होता है तो वो हर घर तक, हर व्यक्ति के कानों तक और मन तक वो पहुंचना चाहिए। तो कहीं से उतरना ये जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है कि हमारे मंदिरों पे भोंगे लगने बहुत जरूरी हैं। और हनुमान जयंती के दिन मैं और मेरे साथ हमारे विधायक जो पति हैं वो हम जाके हनुमान जी के मंदिर में वहां बैठकर हनुमान चालीसा भी करेंगे, पढ़ेंगे और मंदिर के ऊपर भोंगे भी लगाएंगे। आपको इजाजत बिल्कुल देता है अपने धर्म के जितने भी प्रचलन है उन सबका पालन करने के लिए। मेरा सवाल इससे थोड़ा सा अलहदा राजनीति बीच में इसीलिए क्योंकि बड़ा ग्रुप एक ऐसा है जो कि मुखालफत कर रहा है, विरोध कर रहा है मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर के। तो अगर वहां पर बैन की बात हो रही है तो फिर किसी दूसरे धर्म के लिए आजादी क्यों? मैं आपको ये एक चीज बताना चाहूंगी कि इतने वर्षों से जो अभी तक कुछ हुआ नहीं इस पे, तो मुझे लगता है ये चीजें कोई कर नहीं पाया। तो हमने अपनी धर्मों को प्रचार प्रसार करने के लिए हमने लाउड स्पीकर लगाना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ नोटिस देता है या कुछ करता है तो मुझे लगता है उसका स्वागत सबको ही करेगा, ये भारत देश में रहने वाला। तो फिर लेकिन मस्जिदों में बैन की बात क्यों? फिर आपत्ति किसी ने जताई है? वो कोई राजकीय पार्टी अपने प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने उनका इस्तेमाल किया, मैं उसके अगेंस्ट बात कर रही हूँ।
अगर आपने ध्यान दिया, जी। वहां से हटे या ना हटे उस पे कुछ कहना नहीं, पर हमारे धर्म के लिए हमारे मंदिरों पे लाउड स्पीकर नमित जी, मैं लगने सीधा एक चाहिए सवाल और आपसे उसके और लिए अगर पूछता जिस हूं। मंदिरों में नहीं जी। होंगे लाउड स्पीकर मैं एक सवाल आपसे मैम और पूछता हूँ इसी को लेकर के कि राज ठाकरे ने एक अल्टीमेटम सरीखा दिया है कि अगर है तो आप मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार लीजिए, वरना हम जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्या उसी कवायद में रवनीत राणा का एक कदम देखा जाए? वो उनके व्यक्ति उनकी पर्सनल और उनकी पार्टी का एजेंडा वो लेके बाहर निकले, उस पे मैं कुछ ना बोलते हुए मैं ये जरूर कहूंगी, मेरी हिंदुत्ववादी के प्रचार और प्रसार करने का अधिकार मुझे मेरे देश ने दिया और वो मैं करूंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवनीत राणा आपका हम तक जुड़ने के लिए, अपनी वक्तव्य हम तक साझा करने के लिए। देश की सियासत इन दिनों मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर और अजान को लेकर गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर से अजान को लेकर जमकर हंगामा हुआ और इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कुछ ऐसा किया कि उनकी जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने भाषण के दौरान अजान की आवाज सुनकर बीच में रुक जाते हैं और भाषण रोक देते हैं। अजान के प्रति ब्रजेश पाठक का यह सम्मान देकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसी ढेर देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है यहाँ पे। ब्रजेश पाठक जी जो कि अजान हो रही थी उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच रोक दी है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संदेश। ऐसी ढेर देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है यहाँ पे। ब्रजेश पाठक जी जो कि अजान हो रही थी उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच रोक दी है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संदेश। ऐसी ढेर देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है यहाँ पे। ब्रजेश पाठक जी जो कि अजान हो रही थी उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच रोक दी है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संदेश। ऐसी ढेर देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है यहाँ पे। ब्रजेश पाठक जी जो कि अजान हो रही थी उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच रोक दी है, जो कि बहुत ही अच्छा। और अब आपको मौजूदा वक्त में बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प जोड़ी की तस्वीर दिखाते हैं, जिसके बारे में चर्चाएं बहुत हैं और हर कोई इन तस्वीरों को देखना चाहता है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की आज शादी हुई और उसके बाद कुछ तस्वीरें रिलीज की गई। उससे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत आपको लगातार तस्वीरें दिखा भी रहा था कि किस तरीके से शादी की तैयारियां की गई हैं। रणबीर और आलिया के शुभ विवाह के बाद जो पहली तस्वीर पोस्ट की गई वो आपके सामने। ये उनकी शादी की वक्त की तस्वीरें वो आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मीडिया को बहुत ज़्यादा मीडिया के सामने वो तस्वीरें नहीं आई, बहुत सीक्रेट तरीके से बहुत कम मेहमानों के साथ इस शादी के समारोह को पूरा किया गया था। इसमें सिर्फ कुछ खास लोग दोनों परिवारों से, कपूर खानदान से, भट्ट खानदान से और इसके अलावा कुछ नज़दीकी दोस्त इस शादी में शामिल हुए। इसलिए उससे पहले परिवार के अलग अलग लोगों ने जो तस्वीरें साझा की वो भी आपको लगातार हम लोगों ने दिखाई है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें बहुत आभारी सहयोगी शिवानी लगातार बाहर बनी हुई थी उस वेन्यू के जहां पर कि इस पूरे शादी समारोह को संपन्न कराया गया। और हमारी सहयोगी शिवानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शिवानी, तस्वीरें तो पहला हम लोग देख रहे हैं जो आउट हुई हैं इन दोनों की शादी के बाद, और क्या क्या डिटेल्स आपके पास हैं?
देखिए फिलहाल मैं अगर तस्वीरों के जरिए पहले सबसे पहले आपका ध्यान ले जाऊं तो ये यहाँ का माहौल है गेट का। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ, लगातार इंतजार करते हुए। यहाँ पे कुछ फैंस आपको नजर आएंगे मुंबई में जो इंतजार कर रहे हैं आलिया और रणबीर के नीचे आने का। लेकिन अगर मैं वही बात करूं तो अब जल्दी ही जो दोनों हैं वो यहाँ पर आएंगे, मीडिया के कैमरास के सामने भी पोस्ट करेंगे। और जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को सारी सही इंफॉर्मेशन दी थी सबसे पहले कि जो शादी है वो किस तरह से पूरी प्राइवेसी में रखी गई है, लेकिन जो कलर कॉम्बिनेशन की भी हमने बात की थी तो सारे बिल्कुल सही निकले थे। और फिलहाल कुछ ही क्षणों में हम कह सकते हैं कि दोनों ही नीचे आएंगे और दोबारा से इस फोटोशूट के बाद एक बार फिर मुंबई के सारे इन कैमरास के सामने नजर आएंगे। बिल्कुल शिवानी, लेकिन पूरे दिन की गतिविधि अगर आप बता पाएंगे, कैसे कैसे मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हुआ, किस किस से आपका तारुफ हो पाया और सिक्योरिटी के इंतजाम क्या थे, सेरेमनीज जो हुई उनके बारे में क्या डिटेल्स अब तक सामने आ पाई हैं? देखिए कल जहाँ एक तरफ मेहंदी और संगीत हुआ, वही अगर आज की बात करें तो सुबह 9 बजे से ही जो है वो हल्दी का मुहूर्त था। उसके बाद जितने भी गेस्ट थे, इनफैक्ट नीतू सिंह कपूर की मैं बात करूं या फिर सोनी राजदान की बात करूं, यानी कि दूल्हा दुल्हन की माए, वो सुबह 8 बजे ही यहाँ पर पहुंच गई थी। उसके बाद सीधे हल्दी की रस्म हुई, फिर चूड़ा बंधाई की रस्म हुई। चूड़ा बंधाई के बाद 2 बजे के करीब सारे जो गेस्ट थे वो कपूर और भट्ट फैमिलीज के वो आने लगे। सैफ अली खान भी आए थे, उनके दोनों बेटे यहाँ पर पहुंचे हुए थे और ऐसी तरह से पूरा परिवार यहाँ पर आया। दोपहर के 3 बजे सेहराबंदी की रस्म जो है वो शुरू हुई घराती और बारातियों की, और उसके बाद 4 से 6 बजे के बीच में जो है वो फेरे थे वो हुए, शादी के जो रिचुअल्स थे वो पूरे हुए। और उसके बाद 5:30 बजे का वो वक्त था जहां पर फाइनली दोनों एक दूसरे के पति पत्नी के तौर पर निर्धारित हुए, जहां पर आलिया मिस भट्ट से फिलहाल मिसेस कपूर बनी। और अब उसके बाद इन्होंने टेरेस पर जाकर एक छोटा सा फोटोशूट किया है, जिसकी पहली तस्वीरें आप फिलहाल टाइम्स ऑफ भारत पर देख पा रहे हैं सभी दर्शक हमारे। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि आलिया जिन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखने के साथ से ही इस बात को कहा था कि किस तरह से वो बचपन से ही रणवीर की फैन रही हैं, वो उनसे शादी करना चाहती हैं। और फाइनली यहाँ पर दोनों का रिश्ता आप देख पा रहे हैं। हालांकि शादी के अंदर जितनी भी डेट्स थी, वेन्यूज थे, इन सभी चीजों को इन्होंने काफी ज्यादा अंडर कारपेट रखा था, रिवील नहीं किया था। लेकिन फाइनली ये तस्वीरें साफ 2 दिनों के महज हल्दी, मेहंदी, सेहराबंदी, चूड़ाबंदी सभी रीति रिवाजों को बहुत ही सीमित समय में इन्होंने किया। इसी बीच में ऋषि कपूर को भी याद किया गया था, तो ये जरूर साफ हो जाता है। और खास तौर पर यहाँ पर अगर इस पोस्ट का भी जिक्र किया जाए तो आलिया भट्ट ने भी साफ लिखा है कि किस तरह से दोनों अपने फेवरेट स्पॉट से जहां पर उन्होंने अपने रिलेशनशिप में 5 साल एक साथ गुजारे हैं और अब फाइनली दोनों शादी कर रहे हैं। और इस पूरी फैमिली के साथ सराउंड होकर आलिया फिलहाल काफी ज्यादा खुश है। बिल्कुल, हम लोगों ने कुछ उससे पहले कुछ प्रिपरेशन के दौरान की वीडियोस भी शिवानी सामने आई थी, जब नीतू कपूर डांस प्रैक्टिस कर रही थी। रणबीर की बहन ने मेहंदी के बाद की अपनी फोटोज कुछ साझा की थी। उसके अलावा और क्या क्या ऐसी फुटेजेस रही हैं जो सामने आई शादी से ठीक पहले? देखिए बिल्कुल, अगर मैं बात करूं इन सारे फुटेजेस की तो इसके बिल्कुल पहले हमने दिखाया था कि किस तरह से करिश्मा कपूर ने अपने पैरों की मेहंदी की फोटो साझा की थी। रिद्धिमा ने खुद फोटोज और वीडियोस शेयर किए थे, अपने आउटफिट्स के पूरे जो वीडियोस थे वो शेयर किए थे। सबसे पहले हमने उस वीडियो को चलाया था हमारे नेटवर्क पर, जिसमें सब्यसाची का जो लहंगा था जो इनकी शादी के लिए डिजाइन किया गया था वो अंदर जाते हुए हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। बैंड बाजे थे, काफी ज्यादा प्राइवेसी के साथ इन्होंने पूरी तैयारियां की थी। डांस की जिस तरह से नीतू सिंह की जो वीडियो सामने आई है वैसी ही कुछ तस्वीरें भी नीतू सिंह ने शेयर की थी, जिसमें देखा गया था कि किस तरह से करिश्मा जो है वो बबीता के साथ और नीतू के साथ डांस की रिहर्सल्स कर रही हैं। तो ये अंदर की जो तस्वीरें थी वो बाहर आई थी। मनीष मल्होत्रा ने भी करीना कपूर की फोटोज को शेयर किया था, जहां पर बहुत ही एक सटल वे में इस पूरी शादी को फिलहाल अंजाम दिया गया। साथ ही साथ ये मेहंदी की बात हो गई, लेकिन फिलहाल अभी भी हल्दी की तस्वीरें कौन सी हैं इस पर से पर्दा हटना बाकी है। बिल्कुल शिवानी, लेकिन शादी के बाद की वहां माहौल क्या है घर के बाहर? आई एम श्योर कि वहां पर जो मीडिया का जमावड़ा होगा वो काफी तादाद में होगा, लेकिन वहां से अगर आप कुछ और तस्वीरें वहां से दिखा पाए। जी बिल्कुल, अगर आप देख पाए कैमरास पर तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि किस तरह से अभी भी जो डेकोरेशंस है वो सही हैं, सज्ज हैं। सारे जो कैमरास हैं वो इंतजार में है कि कब जो है यहाँ पर आलिया और रणबीर खुद बाहर आए। आप देख पाएंगे किस तरह से वो जो पूरे पैपराजीज हैं वो यहाँ पर तैयार हैं। कई फैंस भी फिलहाल, हालांकि जिन्हें 2 दिन से यहाँ पर आने की अनुमति नहीं दी जा रही थी,
वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ इसी तरीके का माहौल है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ आलिया और रणबीर की एक पहली तस्वीर के लिए यहाँ पर पलके बिछाए इंतजार कर रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि इसी बिल्डिंग में आप देख पाएंगे कि जिस तरह से डेकोरेशन पूरी हुई है, अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है दोनों के ही यहाँ पर सामने आने का। और हालांकि इसके बाद देखना होगा कि किस तरह से कुछ ही देरों में, हालांकि 7 बजे का वक्त दिया गया था कि वो मीडिया के सामने पोस्ट करेंगे, 7:30 बज चुके हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही ये दोनों यहाँ पर आएंगे। फैंस के बारे में क्या कहेंगी, क्या जमावड़ा है दोनों के फैंस का वहां पर? बिल्कुल, यहाँ पर पहली तस्वीर में खैर यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँ कि जल्दी ही आलिया रणबीर, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जल्दी ही दोनों बाहर निकलेंगे। कुछ गाड़ियां यहाँ से बाहर निकल रही हैं फिलहाल, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गेस्ट धीरे धीरे यहाँ से निकलते नजर आ रहे हैं, लेकिन जल्दी ही जो दोनों हैं वो भी सामने बाहर आ जाएंगे। मैं फैंस की ही बात कर रही थी, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ यंग लड़कियां हैं जो कि यहाँ पर आई हुई हैं, और ये सभी जो हैं वो काफी ज्यादा देरी से इंतजार कर रही हैं, एक एक फोटोज का इंतजार कर रही हैं। तो ऐसी ही फिलहाल यहाँ चारों तरफ की तस्वीरें हैं। इनफैक्ट मेरे अगर चारों तरफ से आप देखेंगे तो कैमरों से घिरी हुई हूँ मैं भी, और यहाँ पर मूवमेंट काफी ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर। जी बिल्कुल शिवानी, मैं वापस आपके पास लौटता रहूंगा, उससे पहले ये तस्वीरें जरा दर्शकों को अपने दिखा रहे हैं कि रणबीर और आलिया जो कि टॉक ऑफ द टाउन थी, ये शादी हर जगह इसकी बात थी। अब सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन दोनों की शादी को लेकर चर्चाएं थी, और शादी कैसी होगी, दोनों का लुक क्या होगा, ज्वेलरी क्या होगी, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, तमाम सवालों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि जैसे कि शिवानी ने जिक्र भी किया कि टाइम्स और नवभारत ने जो इनपुट्स दिए थे वो इनपुट सही साबित भी हुए, और कलर कॉम्बिनेशन आपको वैसा दिखाई पड़ा। हालांकि इस शादी को बेहद कहा जाए तो एक सीक्रेट तरीके से इसको पूरा संपन्न कराया गया, सिर्फ चुनिंदा लोगों को आने की अनुमति थी। हालांकि जो कि बहुत कॉन्ट्रारी था कपूर खानदान की बाकी शादियों को लेकर के, क्योंकि ये बहुत आम अवधारणा थी कि कपूर खानदान में शादियों की जो चकाचौंध होती है वो अभूतपूर्व रखी जाती है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। जबकि इस शादी को बेहद सादगी के साथ संपन्न किया गया, सिर्फ अपनी करीबी परिचितों के साथ, अपने करीबी दोस्तों के साथ और परिवार के लोगों के साथ इस पूरी शादी को संपन्न कराया गया। और इस शिवानी ने आपको दिन में रिपोर्ट भी दिखाई थी कैसे जो वहां पर सिक्योरिटी जो लोग संभाल रहे हैं, या जो लोग अंदर पर्सनल केयरटेकर्स हैं, या अंदर जो लोग बाकी केटरिंग संभाल रहे हैं, उस हर एक डिपार्टमेंट के व्यक्ति को अलग अलग कलर का बैंड दिया गया था। और जो लोग शादी में शामिल होने के लिए मेहमान के तौर पर पहुंच रहे हैं उनको भी स्पेसिफिक बैंड दिया गया था, और उसी के आधार पर लोग अंदर जा पा रहे थे। ये तस्वीरें जरा देखिए जो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के बाद फर्स्ट लुक जो साझा किया गया है। शिवानी, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था कि 7 बजे का वक्त था कि जब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों का तारुफ, फर्स्ट इंटरेक्शन शादी के बाद मीडिया से होगा। लगभग 7:40 का वक्त हो चुका है, कितना वक्त और अभी है या क्या इनपुट्स हैं फिलहाल? देखिए, मैं बता दूं कि अंदर भी तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं, जो कि जितने भी वेडिंग की चीजें थी वो सारी पूरी हो चुकी हैं। मेहमान अब धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं, तो कह सकते हैं कि करीब कुछ और चंद मिनटों का इंतजार हम कह सकते हैं कि होगा, जब दोनों बिल्कुल बाहर आएंगे। हालांकि यहाँ पर सभी इंतजार कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने जिक्र किया 7 बजे का वक्त था, फिर कहा गया 7:30 तक रुकना पड़ेगा, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ा और इंतजार अभी भी आलिया और फैंस को करना होगा। बिल्कुल, जैसे वो मीडिया इंटरेक्शन के लिए, पब्लिक इंटरेक्शन के लिए बाहर आते हैं, तो शिवानी आपके पास हम वापस आएंगे। बड़ा शुक्रिया आपका हमको जुड़ने के लिए। तो रणबीर आलिया की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शादी के बाद की, जो पहले फर्स्ट लुक साझा किया गया। उसके बाद हमारी सहयोगी शिवानी आपको सीधी तस्वीरें वो भी दिखाएंगी जब मीडिया इंटरेक्शन के लिए, जिसका तयशुदा वक्त जो था वो पहले 7 बजे था, लेकिन संभवतः शादी की रस्म अदायगी के बीच में देरी हुई। उसके बाद जैसे ही वो पहली दफा मीडिया इंटरेक्शन में आएंगी वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, उससे पहले नजर इस वक्त हेडलाइन से तरफ।